नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। कुल 35 प्रश्न इस सेशन में हम हल करेंगे और आज का टॉपिक है आदिकाल। हिंदी के प्रथम कवि, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की समय सीमा, इससे संबंधित आज के सवाल रहेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। ये कथन किसका है? आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भोला शंकर व्यास। तो चारों में से जो भी उचित सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन इसमें फर्स्ट होगा ए, डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, देखिए, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भोला शंकर व्यास। ऑप्शन बी होगा रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या तीसरा, देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भोला शंकर व्यास। इसमें भी ऑप्शन बी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या चौथा, आदिकाल की प्रारंभिक समय सीमा। प्रारंभिक समय सीमा 643 ईस्वी, 643 ईस्वी मानने वाले विद्वान है। आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 643 ईस्वी मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की जो प्रारंभिक समय सीमा है वो मानी है 643 ईस्वी। 643 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत 1000। और अंतिम सीमा मानी है इन्होंने 1387 ईस्वी, 1387 ईस्वी। 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी के बीच इन्होंने आदिकाल का समय माना है मिस्र बंधुओं ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा मानी है 700 ईस्वी से, 700 ईस्वी से। खैर ये क्वेश्चन आगे आएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखिए, आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 693 ईस्वी से मानने वाले विद्वान है। पिछले क्वेश्चन में आया था 643 ईस्वी से, किसने माना? मिस्र बंधुओं ने। यहाँ भी पूछा 693 ईस्वी। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल की समय सीमा 693 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 700 ईस्वी मानने वाले विद्वान है। ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। 700 ईस्वी। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 700 से 1400 ईस्वी के बीच माना है। तो ध्यान रखिएगा, 643 ईस्वी मिस्र बंधु, 693 ईस्वी राम कुमार वर्मा और 700 ईस्वी जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी। 993 ईस्वी मानने वाले विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन डी होगा रामचंद्र शुक्ल, यानी विक्रम संवत 1050।
विक्रम संवत 1050 अर्थात 993 ईस्वी, 993 ईस्वी। 693 ईस्वी आए तब राम कुमार वर्मा होगा। 993 आचार्य शुक्ल। 643 ईस्वी मिस्र बंधु। 700 ईस्वी जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे देखिए, राहुल शंकरतय ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी है? 643 ईस्वी, 743 ईस्वी, 760 ईस्वी या 1184 ईस्वी। राहुल शंकरतय ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा, ऑप्शन सी होगा 760 ईस्वी। राहुल शंकरतय ने 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी है? 643 ईस्वी, 743 ईस्वी, 760 ईस्वी या 1184 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी होगा। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य आदिकाल की समय सीमा निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10वां देखिए, राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू, सरहपाद, चंद्रबरदाई या शालिबद्र सूरी। राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन इसमें ए होगा स्वयंभू। समय इनका 693 ईस्वी के आधार पर इन्होंने, किसने? राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम की जब आलोचना हुई थी, क्या हुई थी? राम की जब आलोचना हुई थी तो ये स्वयं विभिन्न संतों और प्रेमियों के साथ भू पर आए। स्वयंभू का मतलब स्वयंभू कवि। आलोचना से इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल शंकरतय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल शंकरतय। स्वयंभू, सरहपाद, चंद्रबरदाई या शालिबद्र सूरी। राहुल शंकरतय। तो याद रखिएगा राहुल सर। हमने क्या ट्रिक काम में ली थी? राहुल सर से सरहपाद। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यहाँ पे सरहपाद को राहुल शंकरतय ने हिंदी का पहला कवि माना। इनका समय 769 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12वां देखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। स्वयंभू, सरहपाद, चंद्रबरदाई, शालिबद्र सूरी। तो याद कीजिए, पति प्रारंभ में क्या सोचता है? पति प्रारंभ में सोचता है कि साली को धर लो। किसको धर लो? साली को धर लो। जो ट्रिक हमने काम में ली है वो ट्रिक तुरंत याद आनी चाहिए और उसी के हिसाब से सवाल हमारे निकलने चाहिए। तो क्या ट्रिक बनी? पति यानी गणपति चंद्र गुप्त, प्रारंभ यानी इन्होंने आदिकाल का जो नामकरण वो क्या किया था? प्रारंभिक काल। साली से यानी शालिबद्र सूरी, जिसको इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। तो ऑप्शन इसमें द होगा, शालिबद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है 13वां, 10वीं शताब्दी के कवि पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि किसने माना? किसको? पुष्पदंत को। शिव सिंह सेंगर, बच्चन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणपति चंद्र गुप्त। पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन है? तो पुष्प किसको चढ़ाएंगे? शिव जी को। किसको? शिव जी को या शिव को। तो ऑप्शन ए होगा, शिव या शिव जी मतलब शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14, अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल शंकरतय। अब्दुल रहमान को। तो ऑप्शन स होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो वैसे सभी को याद है ही। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। देखिए, 15वीं शताब्दी के कवि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल शंकरतैन। तो विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन बी होगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। विद्या कौन सीखते हैं? बच्चे, अर्थात बच्चन सिंह। आदिकाल का जो नामकरण है वो वीर गाथा काल किसने किया? आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने किया? आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरतैन। तो लगभग सभी को पता ही है, वीर गाथा काल जो नाम है किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो आंधी में बीज किसने बोए थे? महावीर ने। किसने? महावीर ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण क्या दिया? बीज वपन काल। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? चारण काल ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल शंकरतैन। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए होगा इसमें, ये जो जॉर्ज गिरेसन है इन्होंने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। और अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को संधि काल व चारण काल नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल शंकरतैन। ऑप्शन बी होगा राम कुमार वर्मा। देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर सिर्फ चारण काल की बात हो, सिर्फ चारण काल की बात हो, तब उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर संधि काल एवं चारण काल दोनों शब्द आए तब उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए 20वां। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरतैन। सिद्ध सामंत युग। तो राहुल सर कौन है? राहुल सर एक सिद्ध पुरुष थे। कौन थे? एक सिद्ध पुरुष थे। राहुल सर एक सिद्ध पुरुष थे। तो राहुल शंकरतैन, सर से सरयपा जिसको हिंदी का पहला कवि माना, और सिद्ध से सिद्ध सामंत युग जो कि आदिकाल का इन्होंने नामकरण किया। तो ऑप्शन नंबर द होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, राहुल शंकरतैन। नेक्स्ट देखिए, आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी? एक तो आरंभिक काल, एक अभी आगे क्वेश्चन आएगा प्रारंभिक काल। तो बताइए आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु, गणपति चंद्र गुप्त, मोहन अवस्थी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन इसमें ए होगा मिश्र बंधु। आरंभ में क्या बांटी गई थी? मिश्री। 5000 कवियों को एक व्रत के घेरे में क्या बांटी गई थी? मिश्री। तो आरंभिक मिश्री से मिश्र बंधु। और पति प्रारंभ में, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा 22वां क्वेश्चन। आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु, गणपति चंद्र गुप्त, मोहन अवस्थी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो पति प्रारंभ में क्या सोचता है कि साली को धर लो। तो पति से गणपति चंद्र गुप्त, प्रारंभ से प्रारंभिक, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 23वें क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? वीर काल की संज्ञा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शंभुनाथ सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है,
शंभुनाथ सिंह है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है या श्याम सुंदर दास है। तो विश्व में अनेक वीर होते हैं साहब, विश्व में वीरों की कोई कमी नहीं है, विश्व में वीरों की कोई कमी नहीं है। तो विश्व से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब यहाँ से विश्वनाथ त्रिपाठी भी हो सकता है। आप सोचेंगे कि विश्वनाथ त्रिपाठी भी हो सकता है, लेकिन हमें विश्वनाथ मिश्र लेना है। विश्व में वीरों की कोई कमी नहीं होती है और वीरों को विजेता बनने पर मिश्री बांटी जाती है साहब, उनको मिठाई बांटी जाती है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लेना है, त्रिपाठी नहीं लेना है यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 6 होगा। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले जो विद्वान है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है, आदिकाल को जय काव्य काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, गणपति चंद्र गुप्त, मोहन अवस्थी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। जय काव्य काल। तो याद कीजिए क्या ट्रिक हमने काम में ली थी। ऑप्शन इसका देखिए द होगा, क्या होगा? ऑप्शन द होगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल से क्या पकड़ा था हमने? हर साल के आदि में, हर साल के आदि में तीनेक, क्या? तीनेक जायका पिलाने की व्यवस्था है, तीनेक जायका पिलाने की व्यवस्था है, कला है या रीति है। तो आदि से आदि युग, हर साल से रसाल, तीनेक से यानी 3-1, मतलब 1931 में इनका ग्रंथ लिखा गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास। और जायका से यानी जय काव्य काल, क्या है? जय काव्य काल पकड़ना है यहाँ से। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए थ्योरी की क्लास में हमने जो जो ट्रिक काम में ली थी, सारी ट्रिक से यहाँ से सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। वो ट्रिक अगर हमें याद है तो सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25 में देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25वां, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल का नामकरण किया है? अंधकार काल, संक्रमण काल, अपभ्रंश काल या आधार काल। तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, ये पूछ रहा है। तो देखिए कमल इस अंधकार या इस अंधे काल में अपने कुल में एकमात्र श्रेष्ठ व्यक्ति थे। कौन थे? कमल। इस अंधकार में अपने कुल में एकमात्र श्रेष्ठ व्यक्ति थे कमल। तो अंधकार से अंधकार काल, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, अंधकार काल। नेक्स्ट है, रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है? अंधकार काल, संक्रमण काल, अपभ्रंश काल या आधार काल। रामखिलावन पांडे ने। तो कीजिए याद, राम के खिलाने से क्या होता है? संक्रमण फैलता है साहब। राम के खिलाने से क्या फैलता है? संक्रमण फैलता है। ऑप्शन बी, संक्रमण काल। प्रश्न संख्या 27, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किया है? अंधकार काल, संक्रमण काल, अपभ्रंश काल, आधार काल। धीरेन्द्र वर्मा। देखिए धीरेन्द्र वर्मा के साथ साथ एक नाम आप और याद रखें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, इन्होंने भी और धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? अपभ्रंश काल। ऑप्शन नंबर 6 इसमें सही होगा, अपभ्रंश काल। तो देखिए भ्रंश का अर्थ क्या होता है? भ्रंश का अर्थ होता है पतन या नीचे गिरना। क्या होता है? नीचे गिरना। तो हम जब चांद पर जाते हैं, चांद पर जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे गिरने का डर रहता है, नीचे गिरने का डर रहता है। चांद से चंद्रधर शर्मा गुलेरी धीरे धीरे जाते हैं चांद, धीरे धीरे से धीरेन्द्र वर्मा लेना है। तो इस प्रकार से एक ट्रिक थी जो हमने काम में ली थी, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें सही होगा, अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, मोहन अवस्थी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? अंधकार काल, संक्रमण काल, अपभ्रंश काल या आधार काल। तो देखिए मोहन से हमने क्या पूछा कि आपकी अवस्था का आधार क्या है? आपकी अवस्था का आधार क्या है? आधार से आधार काल।
आधार से आधार काल। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा इसमें। मोहन अवस्थी ने आदिकाल का नामकरण किया आधार काल। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29। आदिकाल को आदि युग की संज्ञा किसने दी है? आदि युग धीरेन्द्र वर्मा, शंभुनाथ सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो आदि युग के जो श्याम थे, आदि युग के श्याम कैसे थे साहब? सुंदर थे। आदि युग के श्याम सुंदर थे, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 में देखिए, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है? शैलेश द्विवेदी, वासुदेव सिंह, शंभुनाथ सिंह या राम प्रसाद मिश्र। देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शैलेश द्विवेदी। कैसे याद रखेंगे? आविर्भाव में एक शब्द है भाव, तो भाव जद आवे तो सेल बढ़िया हुए। भाव जद आवे तो सेल क्या? बढ़िया हुए। यानी भाव जद आएंगे तो सेल बढ़िया होगी। भाव से आविर्भाव, जद से लेना है जेदी, जद से क्या लेना? जेदी। सेल से शैलेश। इस प्रकार से यहाँ से काम बन जाएगा। शैलेश जेदी ने आदिकाल को आविर्भाव काल कहा है। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? शैलेश द्विवेदी, वासुदेव सिंह, शंभुनाथ सिंह या राम प्रसाद मिश्र। तो उद्भव किसका हुआ था? उद्भव किसका हुआ था? वासुदेव का। उद्भव वासुदेव का। ऑप्शन बी होगा वासुदेव सिंह। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32। 32 में क्वेश्चन है, आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा? प्राचीन काल शैलेश द्विवेदी, वासुदेव सिंह, शंभुनाथ सिंह, राम प्रसाद मिश्र। प्राचीन काल, तो प्राचीन में कौन प्रसिद्ध थे? शंभु। प्राचीन के शंभु प्रसिद्ध थे, शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन सही होगा इसमें, शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल को प्राचीन काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न संख्या 33 में देखिए, आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा? आदिकाल को संक्रांति काल शैलेश द्विवेदी, वासुदेव सिंह, शंभुनाथ सिंह, राम प्रसाद मिश्र। तो जब क्रांति आई, क्या आई? जब एक क्रांति आई तो राम ने क्या बांटा? प्रसाद और मिश्री। राम ने प्रसाद और मिश्री कब बांटी थी? जब क्रांति आई थी। तो ऑप्शन दे होगा राम प्रसाद मिश्र, जिन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? संक्रांति काल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34। 34वां क्वेश्चन देखिए, आदिकाल की एक प्रमुख शैली जिसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कोमल कांत पदावली का अधिक प्रयोग किया गया। डिंगल शैली, पिंगल शैली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जिसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग है। शब्दावली कैसी है? कोमल कांत शब्दावली है इसकी। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा इसमें? ब, पिंगल शैली। पिंगल शैली है। अगर डिंगल शैली की बात करें तो डिंगल शैली में तो क्या है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी है डिंगल शैली में, और उसमें तो कठोर कर्कश शब्दावली है उसकी। यहाँ पे कोमल कांत शब्दावली है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा है, मतलब पिंगल शैली होगी। ऑप्शन बी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त। तो ऑप्शन ए होगा शुक्ल साहब। ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो साथियों ये थे कुल 35 क्वेश्चन आज के सेशन में। सभी क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित थे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।